लो, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। इनसे पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 पैराग्राफ का है ना अध्ययन कर चुके थे, उसका एक्सप्लेनेशन देख चुके थे। उसके बाद देखो क्या करा है, आर्थिक दृष्टि से। इस दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से मतलब जानता है ना, रुपए पैसे की दृष्टि से, रुपया पैसा की दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी निश्चिंत बना दिए गए थे। आर्थिक दृष्टि से यानी रुपए पैसे की नज़र से है ना, नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे, आचार्य यानी पढ़ाने वाले, आचार्य यानी पढ़ाने वाले और विद्यार्थी, आचार्य यानी पढ़ाने वाले और विद्यार्थी, इस दोनों को आर्थिक दृष्टि से क्या बना दिया गया था, निश्चिंत। क्या बना दिया गया था, निश्चिंत। न आचार्य को पैसा दिया जाता था विद्यार्थी के द्वारा, न विद्यार्थी को पैसा देना पड़ता था आचार्य को। इस पैसा का लेन देन, पैसा का झंझट इसमें बिल्कुल नहीं था। आचार्य को और विद्यार्थी को दोनों को जो है पैसा के लिए सोचना नहीं था, ताकि वो क्या कर सके, फ्री माइंड से, इस माइंड से, फ्री माइंड से क्या कर सके, वो पढ़ा सके और ये पढ़ सके। जैसे कोचिंग पढ़ता है यहाँ पर, है ना, लाख कोई योग्य शिक्षक है ना, चाहे लाख कोई योग्य विद्यार्थी है। योग्य विद्यार्थी को तो सर पढ़ा भी देते हैं, माने कि चलो नॉर्मल विद्यार्थी, क्या कोचिंग चल सकता है बिना पैसे के? चल सकता है। कोई भी चीज़ धंसने का सबसे बड़ा कारण आता है आर्थिक कारण। कौन सी? आर्थिक कारण, यानी पैसे की कमी या रुपये की कमी। और ये कोचिंग संस्थान है, यदि विद्यार्थी पैसा ना दे तो ये कोचिंग क्या हो जाएगा, हाँ, बंद हो जाएगा। या आचार्य को ही पैसा ना मिले तो वो खाएगा कहाँ से? तो खाएगा नहीं, जिएगा नहीं तो पढ़ाएगा कहाँ से? और इसका दिमाग फ्री काम कैसे पड़ेगा? हर महीना में क्या करना पड़ेगा, इसको बार बार विद्यार्थी को क्या करना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा कि पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, है ना। इसी चीज़ से क्या कर दिया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को और आचार्यों को क्या कर दिया गया था, मुक्त कर दिया गया था। यानी पैसे के लिए न आचार्य को सोचना है न विद्यार्थी को सोचना है। इस दोनों का काम है इसको पढ़ाना, यानी ज्ञान बढ़ाना और इसका ज्ञान अर्जन करना। गार्जियन से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं है, विद्यार्थी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और आचार्य को विद्यार्थी से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं है। दोनों क्या है, स्वतंत्र है, फ्री है। किस मामले में? आर्थिक मामले में। इसलिए क्या होता था, पढ़ाई क्या होता था, बेहतर होता था। समझ गया? भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त, भूमि और भवन जानता है ना, बड़का बड़का बिल्डिंग, भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त नित्य प्रति व्यय के लिए, नित्य प्रति व्यय के लिए। देखो, जब विद्यार्थी पैसा नहीं देगा और आचार्य के पास पैसा रहेगा नहीं तो ये चल कैसे सकता है? तो इसको चलाने के लिए देखो क्या है, भूमि और भवन के जो दान थे उसके अतिरिक्त डेली के खर्च के लिए, नित्य प्रति व्यय के लिए क्या लिखा हुआ है, नित्य प्रति व्यय के लिए। इसका मतलब समझता है? देखो फिर तुम लोग बात कर रहा है, नित्य, थोड़ा सा हट के रहो तो पढ़ाई बेहतर होगा, तुम डाइवर्ट दिमाग चेंज कर देता है। नित्य प्रति व्यय के लिए यानी डेली के खर्च के लिए 100 गाँवों की आय। कितने गाँवों की आय? देखो 100 गाँव की आमदनी, 100 गाँव की आय, यानी 100 गाँव से जो आमदनी आए वो नित्य प्रति के व्यय के लिए 100 गाँवों की आय अक्षय निधि के रूप में। किस निधि के रूप में? अक्षय निधि के रूप में, जो कभी ख़त्म नहीं हो, यानी उसमें कटौती नहीं हो, अक्षय निधि के रूप में समर्पित की गई थी। क्या किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय को डेली के खर्च के लिए 100 गांव की जो आमदनी होती है, कितना गांव की? 100। अभी 2 गांव की, 1 गांव की आमदनी मिल सके चुके कितना बढ़िया शिक्षण संस्थान बना दे तो बकरी भैंसी बनाए लगता, शिक्षा तो दूर फेंका जाएगा। आज का समय देखो, शिक्षा के प्रति उस समय के लोग देखो कितना जागरूक था और कैसा शिक्षा था, है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय के डेली के खर्च के लिए 100 गांव के कथी रहलैया, आय
अक्षय निधि के रूप में समर्पित की गई थी। इसको दिया गया था 100 गांव से जो आमदनी आएगी वो नालंदा विश्वविद्यालय को जाएगा, है ना। इत सिंह के समय, किसके समय, देखो इत सिंह के समय, इत सिंह यात्री थे, इत सिंह के समय यह संख्या 200 गांवों तक पहुंच गई थी। इत सिंह के समय यह संख्या कितने गांव तक, 200 गांव तक, 200 गांव तक। यानी नालंदा विश्वविद्यालय की खर्च के लिए, डेली के खर्च के लिए क्या है, 200 गांव की जो आमदनी होगा वो समर्पित किया गया था। किसके समय में, इत सिंह के समय में। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इन 3 राज्यों ने नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में, यानी नालंदा को बनाने के लिए कौन राज्य, एगो उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये जो तीनों राज्य है नालंदा के निर्माण यानी नालंदा को बनाने में और उसकी अर्थव्यवस्था में, नालंदा को जो अर्थ की ज़रूरत थी, रुपया धन दौलत, उसको जो आर्थिक सहयोग की ज़रूरत थी, इसमें क्या किया, पर्याप्त भाग लिया। क्या किया, पर्याप्त भाग लिया। कौन, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। बंगाल के महाराज धर्मपाल देव, और परीक्षा में आ सकता है बंगाल के महाराज कौन थे, तो धर्मपाल देव। देखो किताब को एक एक लाइन जो है डिटेल्स से पढ़ोगे तो जानकारी क्या होगी, विस्तार से होगी, और आधा अधूरा छोड़ते हुए दौड़ोगे तो संक्षेप में नॉलेज होगी। समझ गया। तो डिटेल्स में पढ़ना है कि छोड़ते छाड़ते, डिटेल्स में चलो। बंगाल के महाराज धर्मपाल और देवपाल देव के समय के ताम्रपत्र और मूर्तियाँ नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई है। बंगाल के महाराज धर्मपाल देव और देवपाल देव के समय, किसके समय, बंगाल के जो महाराज थे धर्मपाल देव और देवपाल देव, याद रखना, धर्मपाल देव और देवपाल देव, ये क्या थे, बंगाल के महाराज थे। इनके समय के ताम्रपत्र, इनके समय के ताम्रपत्र, ताम्र यानी तांबा के पत्ती पर लिखा गया लेख, समझ गया, ताम्रपत्र। और वो तार भी इसे कन्फ्यूजन करता रहता है, तार का पेड़ जानता है ना, तार के पत्ता पर लिखा जाना। बंगाल के महाराज धर्मपाल देव और देवपाल देव के समय के ताम्रपत्र और मूर्तियाँ, कौन सी, ताम्रपत्र और मूर्तियाँ नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई है। देखो नालंदा की जब खुदाई शुरू हुई, यानी मिट्टी को खोद करके जब नालंदा के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई, तो किसके समय के, बंगाल के महाराज धर्मपाल देव, किसके समय के, धर्मपाल देव और देवपाल देव के समय के। जब बंगाल के महाराज रहे धर्मपाल देव और देवपाल देव, इनके समय के कौन सी, ताम्रपत्र और इनके समय की जो मूर्ति थी वो प्राप्त हुआ है, कहाँ, नालंदा की खुदाई में। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक, विदेशों के साथ, किसके साथ, विदेशों यानी भारत देश को छोड़ करके बाकी देशों के साथ, है ना, और बाकी जो देश है उसके साथ, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। विदेश के साथ, भारत के अगल बगल के जो देश है उसके साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक, उसका याद जो है एक कौन सी, ताम्रपत्र, उसका याद एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। नालंदा की खुदाई का अर्थ समझता है ना, नालंदा जो जगह है वहाँ की मिट्टी को कुरेद करके हटाया गया और ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जब जानकारी इकट्ठा की गई। जैसे अभी हम इस धरती पर रह रहे हैं, इसको खोदेंगे तो हो सकता है 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 500 साल, 6000 साल पहले व्यक्ति अगर कोई यहाँ पर निवास करता होगा तो वो जो प्रयोग करता होगा वो चीज़ मिलेगा कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे ये चीज़ क्या है। जैसे मान के चलो अभी खुदाई करेगा यहीं के अगल बगल के ज़मीन के, तो कतौरी मिल सकता है। क्या मिलेगा, कतौरी, जो हम लोग तुम लोग जानते हो अभी तक,
पहले कतरी का प्रयोग ज़्यादा होता था, अब कम होता है। कतरी जानता है ना, जिसमें दही पौरा जाता है। तो अभी के 50 वर्ष बाद आदमी अगर यहाँ पर कोई खोदेगा तो कतरी मिलेगा तो सोचेगा नहीं कौन-सी है। कह रहा कि उस समय के तो आदमी जानता होगा स्टील का बर्तन, उका जाने कतरी, है ना। तो विश्व के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि स्वर्णद्वीप, इससे ज्ञात होता है कि स्वर्णद्वीप कौन चीज, इससे ज्ञात होता है यानी इससे पता चलता है, कौन चीज चलता है, पता चलता है कि स्वर्णद्वीप, कहाँ के, स्वर्णद्वीप। देखो स्वर्णद्वीप सुमात्रा को कहा गया है, स्वर्ण द्वीप, स्वर्ण द्वीप नहीं द्वीप है, स्वर्णद्वीप किसको कहा गया है, सुमात्रा को, है ना। स्वर्णद्वीप के शासक, कहाँ के शासक, स्वर्णद्वीप के शासक शैलेंद्र, स्वर्णद्वीप के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 5 गांव का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। और इस ताम्रपत्र से, किस ताम्रपत्र से, विदेश के साथ जो नालंदा का विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक जो एक ताम्रपत्र है जो नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुआ है, इससे ज्ञात होता है कि स्वर्णद्वीप के शासक, कहाँ के शासक, स्वर्णद्वीप यानी सुमात्रा के शासक, वहाँ के जो राजा थे वो शैलेंद्र सम्राट, कौन सम्राट, अगर परीक्षा में पूछेगा स्वर्णद्वीप के शासक कौन थे तो शैलेंद्र सम्राट, या सुमात्रा के शासक कौन थे तो शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने, किसने, बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट, कहाँ के सम्राट, मगध के सम्राट देवपाल देव के पास, किसके पास, देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से, किनकी ओर से, उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार, किसके अनुसार, ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर, नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर, नालंदा की जो गुण है उनसे क्या होकर के, आकृष्ट होकर के यानी खींच करके यवद्वीप के सम्राट, कहाँ के सम्राट, यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने, देखो सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट थे और यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति, किसके प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए, क्या प्रदर्शित करते हुए, भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया, नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया। उन 5-9 गांवों की आय, उन 5-9 गांवों की आय, 5 नैका गांव के आय जो है प्रज्ञा पारमिता आदि का पूजन, प्रज्ञा पारमिता आदि का पूजन, चतुर्दिश अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षु संघ के चीवर, भोजन, चिकित्सा, शयनासन आदि का व्यय, धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि एवं बिहार की टूट फूट की मरम्मत के लिए खर्च की जाती थी, है ना। इनको जो 5 गाँव और दिया गया कौन सी, नालंदा विश्वविद्यालय को दान में, उनसे क्या किया जाता था, अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षु संघ के चीवर, है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देशों में जा कर के जो भिक्षु क्या करते थे, ज्ञान बांटते थे, है ना, समझ गए। तो उसके लिए क्या है, भोजन, चिकित्सा यानी दवाई वाई, शयनासन यानी सोने होने की व्यवस्था आदि का व्यय, और धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि, धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उनकी प्रतिलिपि यानी पुस्तक, और विहार के टूट फूट के, विहार जानी छी ना, बौद्ध भिक्षु के रहे लागी जे स्थान रहलै ओ न टूट फूट जाइ छै, तो समय समय पर मरम्मत करावे के लिए खर्च होइत रहलै, समझ गेल। यह तो संयोग से बचा हुआ एक उदाहरण है, नालंदा विश्वविद्यालय क्या है, संयोग से एक बचा हुआ उदाहरण है जो विदेशों में फैली हुई नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है, जो विदेशों में फैली हुई, कहाँ, विदेश तक जो फैली हुई है उस नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है। अमिट छाप जिसको नहीं मिटाया जा सकता है वैसा छाप क्या करता है, हमारे सामने रखता है। लेकिन नालंदा
लेकिन नालंदा महाविहारीय आर्य, नालंदा जो है विहार एगो न रही, कथी रही, महाविहारालय में बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक रहते थे। महाविहारीय आर्य भिक्षु संघ की धाक समस्त एशिया भूखंड में थी। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की जे कथी रही है, भिक्षु संघ। कौन संघ? भिक्षु संघ, जे कहीं कहीं से थोड़ा सा अन्न जुटा करके, मांग चुंग करके, खा पी करके क्या करते थे, ज्ञान देते थे। उसका क्या है, उसका जो भिक्षु संघ की धाक है क्या है, समस्त एशिया भूखंड में थी। कहाँ कहाँ थी? समस्त एशिया भूखंड में। इस संघ की बहुत सी मिट्टी की मुद्राएं नालंदा में प्राप्त हुई है। इस संघ की बहुत सी जो मिट्टी है, मिट्टी की मुद्रा जो है, किस संघ की? भिक्षु संघ की। भिक्षु संघ की बहुत सी मिट्टी की मुद्राएं, किसकी मुद्राएं? मिट्टी की मुद्राएं नालंदा में प्राप्त हुई है। नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। नालंदा का जो शिक्षा क्रम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा क्रम यानी एजुकेशन सिस्टम बहुत व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। किस बुद्धि से? व्यवहारिक बुद्धि यानी जानता है ना, व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि यानी जो जीवन में क्या आए, काम आए, प्रयोग में आए। जो शिक्षा क्या है, जीवन में काम आए या प्रयोग में। अभी का जो शिक्षा देख लगता है बीए तक ले पढ़ लेगा, कहाँ तक ले? बीए एमए पीएचडी तक ले पढ़ लेगा, लेकिन वो शिक्षा हो सकता है जीवन में कभी काम ना आए, क्योंकि इसमें व्यवहारिक शिक्षा को शामिल नहीं किया गया है। किसमें? अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें। इस कारण विद्यार्थी देखेगा आजकल बहुत पढ़ लिख करके क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसको व्यवहारिक नॉलेज नहीं है। तो नालंदा का जो शिक्षा था, शिक्षा सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम था, वो क्या था? बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से। किस बुद्धि से? व्यवहारिक बुद्धि से क्या किया गया था? तैयार किया गया था। उसे पढ़कर विद्यार्थी दैनिक जीवन में, किसे पढ़ करके? जो नालंदा विश्वविद्यालय में जो ज्ञान दिया जाता था, जो पढ़ाया जाता था, उसे पढ़कर विद्यार्थी जो है दैनिक जीवन में, किस जीवन में? दैनिक जीवन यानी डेली के जीवन में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करते थे। अधिक से अधिक क्या करते थे? सफलता प्राप्त करते थे। आजकल विद्यार्थी देखेगा पढ़ लिख करके कोई भी सफलता प्राप्त नहीं करता है, दर दर की ठोकरें खाता है, और देखिएगा केस तक ले उड़ जाता है। कला की शिक्षा ऐसा है जिसे पढ़ पढ़ करके विद्यार्थी क्या हो जाता है, नौकरी लगी तो लगी, नहीं तो नौकर के लायक भी नहीं बचता है। ऐसा सिस्टम है, समझ गया? तो मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा वहाँ अनिवार्य थी। मूल रूप से कितने विषयों की शिक्षा? 5 विषयों की शिक्षा वहाँ क्या थी? जरूरी थी, और वो 5 विषय की शिक्षा वहाँ ग्रहण करना ही पड़ता था। इसमें सबसे पहला देखो है शब्द विद्या। कौन विद्या? शब्द विद्या या व्याकरण। शब्द विद्या या व्याकरण। मूल रूप से क्या था वहाँ पर? 5 विषयों की शिक्षा क्या था? अनिवार्य था, जिसमें पहला था शब्द विद्या या व्याकरण। उसके बाद है, इससे क्या होता था? जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके, यानी शब्द विद्या या व्याकरण से क्या होता है? किसी भाषा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हिंदी पढ़ता है तुम लोग, अगर हिंदी व्याकरण की अच्छी से जानकारी नहीं है तो तुम हिंदी समझ सही से नहीं पाएगा, समझा? और इंग्लिश व्याकरण भी अगर सही से नहीं पढ़ रहा है तो इंग्लिश व्याकरण भी, इंग्लिश भी समझ में नहीं आएगा। हर भाषा का क्या होता है? अपना अपना व्याकरण होता है, और उसी व्याकरण के माध्यम से क्या होता है? वो भाषा अच्छी तरह से समझा जाता है। जैसे संस्कृत का भी होता है ना, सब भाषा का होता है। तो इसमें क्या था? सबसे पहला था कौन चीज़? शब्द विद्या या व्याकरण। इसको पढ़ना ही पड़ता था विद्यार्थी को। दूसरा है हेतु विद्या या तर्कशास्त्र। दूसरा क्या है? हेतु विद्या या तर्कशास्त्र। दूसरा क्या है? हेतु विद्या या तर्कशास्त्र। किसी बात को तर्क के माध्यम से साबित करना, समझना या समझाना। थुथुरलॉजी करना ना, ज़बरदस्ती मानने वाला नहीं। किसी बात को कैसे? हेतु विद्या से या तर्कशास्त्र, यानी तर्कों के द्वारा उसको प्रमाणित करना, तब उस बात को मानना। उसके बाद है इस तर्कशास्त्र क्या करता था?
जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर, किसकी कसौटी पर, जैसे अभी कोई चीज़ आता है तुम लोग मान लेता है, लेकिन जब क्या पढ़ता है हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, तो उस चीज़ को तुम क्या करेगा, अपनी बुद्धि की कसौटी पर यानी दिमाग के स्तर पर प्रत्येक बात को क्या करेगा, परखेगा, तब उस बात को क्या करेगा, बनेगा। तीसरा है चिकित्सा विद्या। तीसरा क्या है, चिकित्सा विद्या। हर विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता था। कौन, तीसरा है चिकित्सा विद्या। चिकित्सा विद्या जिसे सीख कर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके, जिसको सीख करके छात्र क्या रह सके, स्वयं स्वस्थ रह सके एवं दूसरों को भी निरोग बना सके, एवं दूसरे को भी क्या बना सके, निरोग यानी रोग मुक्त कर सके, यानी उसका इलाज कर सके। तथा शिल्प विद्या, कौन सी है, तथा शिल्प विद्या। एक और है कौन विद्या, शिल्प विद्या। शिल्प विद्या का अर्थ होता है भवन बनाने की कला, है ना, घर बनाने की कला। तो कौन 5 गो जो है मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा वहाँ क्या थी, कौन कौन थी अनिवार्य, एगो था शब्द विद्या या व्याकरण, दूसरा है हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, उसके बाद है चिकित्सा विद्या, और उसके बाद है शिल्प, है ना। एक न एक शिल्प को सीखना वहाँ अनिवार्य था। एक न एक शिल्प को सीखना वहाँ क्या था, अनिवार्य था। इस 5 में से जैसे हिंदी इंग्लिश में अनिवार्य होता है, फिर अति आर्ट चाहे साइंस चाहे कॉमर्स कोई भी विषय लो, कोई भी संकाय लो इंटर में, तो उसमें अनिवार्य विषय रहेगा हिंदी और इंग्लिश, यानी ये विषय तुमको लेना ही पड़ेगा। समझ गया। तो एक न एक शिल्प को सीखना क्या था वहाँ अनिवार्य था। एगो न एगो शिल्प के गुण के सीखना वहाँ क्या था, जरूरी था, सीखना ही पड़ेगा, जिसके द्वारा छात्रों में क्या है, व्यवहारिक और आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता आ सके। जिसके द्वारा क्या है, छात्रों पढ़ करके वो क्या कर सकता है, अपने जीवन में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके, यानी प्रयोग भी कर सके अपने जीवन में, और आर्थिक जीवन में स्वतंत्र आ सके, यानी कमाने के लिए, है ना, क्या रहे वो स्वतंत्र, उसके हाथ में एक न एक गुण रहेगा, तो जिससे वो क्या करेगा, कमाएगा। लेकिन आजकल की पढ़ाई में कोई गुण दिया जाता है, कागज़ धरा दिया जाता है, थोड़ा बहुत कहीं होगा भी तो, लेकिन मेन स्ट्रीम में, मेन चीज़ में, एजुकेशन में, आज के एजुकेशन में हमारे नहीं है। जैसे अभी तुम लोग 9th या 10th में जाने वाले हो, अगर कहेंगे कोई ऐसा गुण है तुम्हारे पास जिससे तुम 2 पैसा कमा सको, या अपने शरीर को स्वस्थ रख सको, या कुछ बना सको, या कुछ कर सको, तो बता सकता है, बता सकता है। सोसाइटी अभी का हम बोला नहीं चाहते हैं, इतना सड़ा हुआ है ना, इतना सड़ा हुआ है, और जिस तरीके से बचपन से ही बच्चे को यहाँ बर्बाद किया जाता है, तुम सोच नहीं सकता। जैसे बचपन से उसको उसके माता पिता भी, पड़ोसी भी, अगल बगल वाले भी क्या क्या सिखा देते हैं, गाली गलौज सिखा देते हैं। अरे गाली गलौज कौन सिखाता है, गाली गलौज सिखा देता है, और भी चीज़ है ना, रास्ते पर 5 मिनट करना, रोडे पर घिनाना, किसी चीज़ की वैल्यू को नहीं समझना, रास्ता चलते नुकसान करना किसी चीज़ का, ये सब सिखा देता है ना। इस प्रकार के और जो बहुत सारे दुर्गुण है वो कौन सिखाया जाता है, हमारे सोसाइटी, समाज, है ना, या पास पड़ोस के लोग। तो ये सब क्या है, बहुत सारा क्या है, ख़राब चीज़ है। और इन सब की वजह से देखिएगा आजकल क्या है, बच्चा क्या निकलता है, एकदम नकारा निकलता है, ख़राब बन करके निकलता है। खैर आगे बढ़ते हैं। इन चारों के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार, और इन चारों के अतिरिक्त, है ना, कौन कौन, शब्द विद्या, हेतु विद्या, चिकित्सा विद्या या शिल्प विद्या, इन चारों के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। किसका अध्ययन करते थे, धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। आचार्य शीलभद्र, कौन, आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के, किसके, आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। उनसे पहले धर्मपाल इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। उनसे पहले जो धर्मपाल है, इन संस्था के क्या थे, प्रसिद्ध यानी फेमस कुलपति थे। शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमती, गुणमती आदि अन्य आचार्य युवान चांग के समकालीन थे। देखो, शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र,
स्थिरमति, गुणमति आदि अन्य आचार्य जो है युवान चांग के समकालीन थे। परीक्षा में आएगा शीलभद्र किसके समकालीन थे, तो युवान चांग के। किसके? युवान चांग के। ज्ञानचंद्र किसके समकालीन थे, तो युवान चांग के। जिस समय युवान चांग अपने देश चीन को लौट गए, जिस समय युवान चांग अपने देश चीन को लौट गए, उस समय भी अपने भारतीय मित्रों के साथ उनका वैसा ही घनिष्ठ संबंध बना रहा। जब युवान चांग नालंदा से विदा होने लगे, युवान चांग देखो चाइना का आदमी है, व्यक्ति है ना, चाइनीज नाम है ये, समझ गया। युवान चांग जब नालंदा से विदा होने लगे, यानी नालंदा से जाने लगे, तब आचार्य शीलभद्र और अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युवान चांग जब नालंदा से क्या करिए, अपने देश चाइना जाने लगे, तब किसने? आचार्य शीलभद्र ने और अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए क्या किया? अनुरोध किया। युवान चांग में उत्तर में यह वचन कहे, युवान चांग अपने उत्तर में, यानी जब उनको रहने के लिए कहा तो अपने उत्तर में ये वचन कहे कि यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है। कौन देश? भारत है। भारत, यह देश जो है, भारत जो है बुद्ध की क्या है? जन्मभूमि है। इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है। इसके प्रति, यानी भारत के प्रति प्रेम न हो सकना क्या है? असंभव है। लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। लेकिन यहाँ आने का उद्देश्य उनका क्या था? नालंदा यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए, यानी चाइना के जो व्यक्ति है उनके लिए, उनके हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। भगवान के जो महान धर्म है उसकी क्या करूं? खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। मेरा यहाँ आना क्या हुआ है? बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि मैंने जो पढ़ा सुना है उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है, कौन सी? कहाँ से? नालंदा विश्वविद्यालय से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना है उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं। यानी दूसरों के हित के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए क्या किया? नालंदा में जो पढ़ा लिखा है उसको दूसरों की अच्छाई के लिए क्या करे? चाइना में बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं। और किस रूप में लाऊं? अनुवाद रूप देखो जानता है, अनुवाद रूप जानता है। अनुवाद रूप कहते हैं, देखो जैसे हम लोग हिंदी भाषा के लोग हैं, है ना, तो हम हिंदी भाषा क्या करेंगे? आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन चाइना वाला जो है वो हिंदी में पढ़ सकता है? नहीं ना पढ़ सकता है। तो युवान चांग क्या करेगा? ये जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको किस में लिख देगा? चाइनीज में। किस भाषा में? चाइनीज में, ताकि चाइना के लोग भी पढ़ सके। तो वही कर रहा है। इस कार्य जो मैंने सीखा है उसको किस रूप में लाऊं? अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी, यानी दूसरे लोग भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। जिसके फलस्वरूप क्या करे? दूसरे लोग भी क्या होगा? दूसरे मनुष्य भी आपके प्रति, किसके प्रति? शीलभद्र के प्रति क्या हो सके? कृतज्ञ हो सके, यानी कुछ सीख सके, अच्छा बन सके, समझ सके। जिस प्रकार से कौन हुआ? युवान चांग हुआ। युवान चांग अगर नालंदा नहीं आया हुआ रहता तो यहाँ का ज्ञान जो है थोड़ी ना सीख पाता। तो जिस प्रकार से कह रहा है मैंने सीखा है आपसे, उसी प्रकार से वहाँ के लोग भी आपसे क्या करें? आपने जो सिखाया है सीख सके और आपके प्रति क्या हो सके? कृतज्ञ हो सके। इसलिए चाइना जाना चाहता है। समझ गया? इस उत्तर से शीलभद्र को और युवान चांग ने जो ये उत्तर दिया उससे शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उससे क्या हुआ? शीलभद्र को क्या हुआ? बड़ी प्रसन्नता हुई। शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा यह उदात्त विचार तो बोधिसत्वों जैसे है। और यह उदात्त जो विचार है, यह उदार विचार है, किसके जैसे है? बोधिसत्वों जैसे है। यानी युवान चांग के जो विचार थे,
है ना, उसको क्या कहा कि ये विचार तो बोधिसत्व जैसे यानी दूसरों के उपकार के लिए है। मेरा हृदय भी तुम्हारी सदाशाओं का समर्थन करता है। शिलभद्र ने कहा कि मेरा हृदय भी तुम्हारी जो सद आशा है, ये जो अच्छी आशा है, उसका क्या करता है, समर्थन करता है। नालंदा के विद्वानों ने, कहाँ के विद्वानों ने, नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर, कहाँ जाकर, विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। नालंदा के विद्वानों ने यानी नालंदा से जो पढ़ लिख करके जो विद्वान बने थे, वो विदेशों में जाकर भी क्या किए, ज्ञान का प्रसार किया। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट स्त्रोंग छनगम्पो, तिब्बत के जो प्रसिद्ध सम्राट थे यानी फेमस राजा थे, कौन, स्त्रोंग छनगम्पो। अब जगह ही नहीं है, देखो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट कौन, तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट स्त्रोंग, कौन, स्त्रोंग छनगम्पो। तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट कौन थे, स्त्रोंग छनगम्पो। नाम ऐसा नहीं देख रहा है, बोलने में भी क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। बताओ तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट यानी फेमस राजा का नाम क्या था, स्त्रोंग छनगम्पो। किताब की मदद लेना है। स्त्रोंग छनगम्पो 630 ईस्वी यानी इस ईस्वी में वो क्या थे 630 ईस्वी यानी पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट स्त्रोंग छनगम्पो ने अपने देश में, किस देश में, अपने देश में यानी तिब्बत में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए, यानी भारतीय लिपि यानी भारत की जो भाषा है जिस लिपि में लिखी जाती है, उस लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ, कहाँ, अपने यहाँ तिब्बत में यहाँ के विद्वान, कहाँ के विद्वान, नालंदा के विद्वान थोनमी संभोट, किसको, पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट छनगम्पो ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोनमी संभोट को नालंदा भेजा। किसको भेजा, थोनमी संभोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देवविद सिंह के चरणों में बैठकर, बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। जो किसके चरणों में, यानी किसको गुरु मान करके, देवविद सिंह के चरणों में बैठकर क्या, बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की, कौन साहित्य की, बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में, इसके बाद 630 सदी के बाद, 630 जो था ना, इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति, इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर, किस सम्राट के आमंत्रण पर, तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। किस देश में गए, उस देश में गए, यानी तिब्बत के सम्राट इसको आमंत्रण किए, आमंत्रित बुलाए इसको, इसके आमंत्रण पर नालंदा के जो कुलपति आचार्य शांति रक्षित जो थे, ये तिब्बत में गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए थे। तंत्र विद्या के जो प्रमुख आचार्य थे कमलशील भी कहाँ गए थे, तिब्बत गए थे। किसके साथ, शांति रक्षित के साथ। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर, नालंदा के जो विद्वान थे वो कौन भाषा सीखकर, तिब्बती भाषा सीखकर, जिस प्रकार से हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, इंग्लिश भाषा है, उसी प्रकार से तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों, कौन ग्रंथों, बौद्ध ग्रंथों यानी बुद्ध धर्म के जो बताए हुए ग्रंथ है, जो बोले हुए शब्द है, वचन है, बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य का, और किस साहित्य का, संस्कृत साहित्य जानता है ना, संस्कृत भाषा में जो लिखा गया है, संस्कृत साहित्य का
तिब्बती में अनुवाद किया। बौद्ध धर्म के जो साहित्य है और संस्कृत के जो साहित्य है उसको किस भाषा में अनुवाद किया? उसको तिब्बत के भाषा में लिख दिया ताकि तिब्बत के लोग भी पढ़ सके। इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश को एक साहित्य प्रदान किया। इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश को एक साहित्य प्रदान किया और फिर शनैः शनैः यानी धीरे धीरे वहाँ के निवासियों को, कहाँ के निवासियों को? तिब्बत के निवासियों को यानी तिब्बत के लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। किस धर्म में दीक्षित किया? बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने ही, नालंदा के जो आचार्य थे शांति रक्षित ने ही सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। इन विद्वानों में आचार्य पद्मसंभव 749 ईस्वी और दीपशंकर श्री ज्ञान अतीश 980 ईस्वी के नाम उल्लेखनीय है। नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने ही, जो तिब्बत में गए थे वहाँ के सम्राट के बुलाने पर, नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने ही सबसे पहले 749 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 749 ईस्वी में, जगह नहीं है, इसका पैटर्न थोड़ा चेंज करेंगे, चलो घटाओ। 749 ईस्वी में तिब्बत में, कहाँ पर? तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? बौद्ध विहार की स्थापना तिब्बत में। कौन ईस्वी में? किस ईस्वी में? 749 ईस्वी में। बौद्ध विहार यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए ठहरने का स्थान। इन आचार्यों में पद्मसंभव यानी 749 ईस्वी में यही और दीपशंकर श्री ज्ञान अतीश 980 ईस्वी के नाम उल्लेखनीय है। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त, अगला पैराग्राफ है, साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था। साहित्य और धर्म के जो अतिरिक्त है, नालंदा किसका एक प्रसिद्ध केंद्र था? कला का। किसका? कला का यानी आर्ट का, जिसने अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, हिंद एशिया एवं मध्य एशिया की कला पर डाला। नालंदा किसके लिए प्रसिद्ध था? कला के लिए भी प्रसिद्ध था। और इसका प्रभाव किस किस देश पर पड़ा? नेपाल पर, तिब्बत पर, हिंद एशिया पर। देखो हिंद एशिया का नाम आज इंडोनेशिया हो गया है, समझ गया? हिंद एशिया का नाम आज हो गया है यानी आजकल इंडोनेशिया हो गया है। तो हिंद एशिया और मध्य एशिया की कला पर भी डाला। नालंदा की कांस्य मूर्तियाँ, नालंदा की जो कांस्य की बनी मूर्ति थी अत्यंत सुंदर और प्रभाव उत्पादक है। बहुत ही सुंदर और क्या है? प्रभाव उत्पादक है। विद्वानों का अनुमान है कि कुर्कीहार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियाँ, विद्वानों का अनुमान है कि कुर्कीहार से, कहाँ से? कुर्कीहार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियाँ यानी बौद्ध की मूर्ति, भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है नालंदा शैली से प्रभावित है। किस शैली से प्रभावित है? नालंदा शैली से प्रभावित है। वस्तुतः नालंदा की सर्वांगीण उन्नति उस समन्वित साधना का फल था जो शिल्प विद्या और शब्द विद्या एवं धर्म और दर्शन के एक साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से संभव हुई। नालंदा की जो सर्वांगीण उन्नति है वो कैसे हुई थी? समन्वित साधना का फल था। समन्वित साधना का फल था यानी संपूर्ण साधना का फल था जो शिल्प विद्या, जो कौन सी विद्या? शिल्प विद्या, शिल्प यानी भवन बनाने की विद्या, शब्द विद्या और शब्द विद्या यानी व्याकरण। किसके लिए ये सर्वांगीण विकास इसका हुआ? शिल्प विद्या के लिए, शब्द विद्या के लिए एवं धर्म यानी हिंदू धर्म और भी जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब क्या है? अलग अलग धर्म है। धर्म एवं दर्शन के एक साथ पाठ्यक्रम में और एवं धर्म के साथ यानी शब्द विद्या है ना, शिल्प कला यानी शिल्प विद्या, और धर्म और दर्शन के, दर्शन का अर्थ होता है फिलॉसफी, दर्शन का अर्थ होता है फिलॉसफी जो जीवन को समझने में क्या करे? हमारी मदद करे। जो जीवन को समझने में हमारी क्या करता है? मदद करता है, उसी को कहते हैं दर्शन या फिलॉसफी। और इसके विषय भी ग्रेजुएशन में भी है और हिंदी इंटर में भी है, दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी।
इन सब को एक साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से संभव हुई। इन सब को जो है ना पाठ्यक्रम में यानी पढ़ाई में सम्मिलित करने से हुई। यहाँ जैसे देखो सिर्फ गणित पढ़ता है ट्यूशन सब पर, स्कूल सब में हिंदी पढ़ता है, इतिहास पढ़ता है, भूगोल पढ़ता है और क्या होता है चला जाता है। लेकिन जीवन में काम आने वाला, घर पर काम आने वाला एको विद्या सीख के आता है नहीं आता है। जबकि इसमें क्या हुआ था, इन सारे चीज़ को ऐड किया गया था, रखा गया था। इसके कारण नालंदा का क्या हुआ था, सर्वांगीण विकास हुआ था। हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि भूतकाल के यानी पहले की जो इस प्रबंध से शिक्षा ले। हमारी अभिलाषा होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए कि भूतकाल के इस प्रबंध से यानी इस प्रकार का जो प्रबंध था शिक्षा का, मैनेजमेंट था, उससे शिक्षा ले और कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा में हम पुनः स्थापित करें। हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि नालंदा में हम फिर से है ना ऐसा जो क्या है केंद्र जो है शिक्षा केंद्र है नालंदा में स्थापित करें। अब ऐसा होगा संभव है, हो सकता है। बहुत पर देखो ना 4वीं 5वीं 6वीं शताब्दी की बात है ये, अभी से कितना बरस पहले 1400 1300 1500 1600 बरस पहले। अब ऐसा केंद्र फिर से स्थापित होगा पढ़ाई के लिए, हो सकता है अगर सभी गोरा चाहेगा तब। लेकिन आज का जो समय है उसको देखते हुए क्या लगता है, डाउट लगता है ना। समझ गया, आजकल वैसा लोग नहीं है। खैर चलो इसका हम संक्षेप में एक बार से लाओ देखते हैं। हमने जो पढ़ा किसके बारे में पढ़ा, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। ये क्या था, बहुत फेमस संस्थान था, शिक्षण संस्थान यानी पढ़ाई लिखाई के मामले में, ज्ञान के मामले में। ये एशिया का क्या था, चैतन्य केंद्र था। एशिया का चैतन्य केंद्र था यानी एशिया में, एशिया महादेश में सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान था और सबसे ज़्यादा क्या था, नामी था और सबसे ज़्यादा उत्तम, सबसे अच्छा था। यहाँ पर सबसे क्या था, अच्छी शिक्षा दी जाती थी, है ना। और इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था जो हमारे आज के भी एजुकेशन सिस्टम में नहीं है ना। एकरा चलावे के लिए कितना देखिए, ये कितना अच्छा बात है। ये आर्थिक प्रॉब्लम इसको चलाने की नहीं था। जिसमें भी आर्थिक प्रॉब्लम आया वो चीज़ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे देख हमारा कोचिंग संस्थान को देखो, हर महीने आर्थिक प्रॉब्लम नहीं आता है, सप्ताहे में, दिने में, हर दिन आर्थिक प्रॉब्लम क्या होता है, आता है। और किस कारण से आता है हमको मालूम है, खैर छोड़ो, लेकिन प्रॉब्लम तो आता है। तो ये चल रहा है, वो क्या है, बहुत बड़ी बात है। अब इसको आगे कैसे ले जाओगे, ये हम पर और तुम सब पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर इसका आर्थिक स्थिति सही रहा तो क्या हुआ, ये जल्दी से प्रगति करेगा, विकास करेगा कि नहीं करेगा, और नहीं रहा तो क्या होगा, दिक्कत है। तो इस समस्या आ गया, इसका देखते हैं कोई हल निकलने वाला है। जैसे है ना, ट्यूशन का जिस प्रकार से माहौल होना चाहिए, पढ़ाई का जिस प्रकार से माहौल होना चाहिए वो नहीं बन पाता है। किसके कारण से, सबसे बड़ा समस्या तो है ये, है ना। सबसे बड़ा रुकावट क्या आता है, पैसा आता है कि नहीं आता है, पैसा आता है। अगर पैसा रहेगा तो इसका समस्या क्या होगा, 2 सेकेंड में सोल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चलो हम उस पर लगे हुए देखते हैं इसका समाधान कब तक हो पाता है, और पढ़ाई को एक बेहतर बनाते हैं। और यहाँ से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, मेहनत करेंगे। तो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पढ़ लिया, यानी इसका मतलब होता है भारत का जो प्राचीन शिक्षण संस्थान था, शिक्षा के लिए जो जगह थी, संस्थान था, इंस्टीट्यूट था, उसका नाम क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय। आजकल ये देखेगा नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है, पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। और ये पूरी तरह मिट्टी के अंदर ढका गया था, मिट्टी के अंदर सब क्या हुआ था, मिट्टी। देखो अभी इस मिट्टी के अंदर क्या है तुमको पता चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन इसका कोई अगर अवशेष मिले, कोई निशानी मिले, तो पुरातत्व विभाग के जो लोग होंगे, इस मिट्टी की क्या करेंगे, खुदाई करेंगे, यानी मिट्टी को खोदेंगे, मिट्टी को हटाएंगे, और उसमें से कुछ पहिलका मिलेगा तो उसके आधार पर वो क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे।
तो नालंदा विश्वविद्यालय भी पूरी तरह मिट्टी से क्या था हुआ था, यानी बना हुआ था। ये सब क्या हुआ था, झंप गया था और पता भी नहीं चलता था कि यहाँ पर कभी नालंदा विश्वविद्यालय था। लेकिन जब मिट्टी को खोदा गया, वहाँ से हटाया गया, तो क्या हुआ, बड़का बड़का संस्थान मिला। जो बताया ना 300 बड़का बड़का कमरा, विद्यार्थी के लिए अलग, आचार्य के लिए अलग, और बौद्ध विहार, ये सब क्या है, कहाँ मिला, नालंदा में। और कितना सौ वर्ष पहले की घटना है, 1600, 1700, 1200, 1300, 1400, 1500 वर्ष पहले की क्या है घटना है। अभी सोचेगा 1500 वर्ष बाद के आदमी यहाँ सोचेगा कभी क्या था है। जैसे अभी 20 वर्ष पहले इस रोड में क्या क्या था तुमको पता है? वो कहीं पर टूट करके घर बन गया है, कहीं पर घुसला बन गया है, कहीं पर पेड़ कट गया है ना। और चाहे ये जो पोखरी देख रहा है, अभी से 15 वर्ष पहले ऐसा रहल, तोरा मालूम है? तन ऊँच पोखरी लेकर खन के कथी कर दिल, बड़का बनाया गया। अब मुहार सब पर एतेक बड़का बड़का था, अभी से मालूम है? पोखरी का मुहार क्या था, बड़का बड़का था, अब है? खैर छोड़ो, अभी चौक की बात करो। चौक से उधर क्या था, पूरा खाली जमीन सब था, पूरा कचरा वाला। अभी कथी हो गई, विकास कर गया, आगे बढ़ गया, वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें बन गया है ना। तो अभी से 20 वर्ष पहले वहाँ पर कथी जानकारी मालूम चलता। तो ऐसा ही नालंदा विश्वविद्यालय है जो बहुत पहले मिट्टी से ढक गया था, जो पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उसका पता चला किसके माध्यम से, पुरातत्व की खुदाई से, वहाँ की मिट्टी को खोदा गया, तब समझ गया। और इतना बड़ा शिक्षण संस्थान नष्ट कैसे हुआ होगा, सोचो तुम। इतिहास पढ़ेगा ना तब मालूम चलेगा। इस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था, 3 महीना तक ले जलते रहा। इतने एक बड़का विश्वविद्यालय था। उसका पूरा पढ़ाई लिखाई और किताब कॉपी इस सब क्या हो गया था, चल गया था। और कौन जलाया था ये इतिहास में जानेंगे। अगर नाम जानना चाहता है तो उसका नाम भी है बख्तियार खिलजी। आक्रमण कर दिया था इस पर, समझ गया। इसमें नहीं ना कुछ दिया गया है, इतिहास पढ़ेगा तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी होगा। और क्यों जला दिया गया था उस सब जानकारी उसमें होगा। देखो कभी कभी अपना है ना ज्ञान जो है, जो चीज़ जो है, उदारता जो है, दुष्ट व्यक्ति पर नहीं दिखाना चाहिए, है ना। दुष्ट व्यक्ति समझता है कि नहीं, दुष्ट नहीं जानता है। चाहे जिसकी बुद्धि जो है ब्रेन वास्ट है, ख़राब है, वैसे लोगों की मदद नहीं करना। जैसे शेर भूखा है, या भूखा नहीं, शेर जंगल में है, मान के चलो जाल में फंसा हुआ है ना, तुम उसको खोल दो, क्या हो सकता है, तोरा अच्छाई के परिणाम होती है खोना, क्या हो सकता है, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। हाँ, तो दुष्ट व्यक्ति की, चाहे जो खराब व्यक्ति है, पहले जान लो उसकी कभी कभी मदद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम बहुत खराब होता है, समझा। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर कौन सा है, अगला चैप्टर कौन सा है, ग्राम गीत का मर्म। और सॉरी हम पहले ही कह देते हैं, इस चैप्टर में भी उतना मज़ा नहीं आएगा। तो ये मत सोचना कि खाए में मिठाई देखी रसगुल्ला जैसा लागे। उसके बाद जो चैप्टर आने वाला है उसमें कुछ मज़ा आएगा और हम बढ़िया से एकदम लय के साथ पढ़ाएंगे। एगो 2 चैप्टर हम बताए थे। देखो टोटल कितना चैप्टर है, टोटल चैप्टर में 5 6 चैप्टर जो है उतना मज़ेदार नहीं। और ये बात हम तुमको पहले ही बता दी, जो भी ज्ञान का चीज़ होता है वो मज़ेदार नहीं होता है। तो या तो नॉलेज के लिए पढ़ो। जैसे करेला जानता है, करेला के कितनों चीनी में मिला दे भी उतनी ताइन छोड़ते। नीम के पत्ता के शरबत में डुबा दे तो मीठा हो जाते, नहीं होगा। तो सबका अलग अलग गुण होता है, हर चैप्टर का अलग अलग गुण होता है, जिसकी जैसी और इस प्रवृत्ति के अनुसार चलनी चाहिए। तो इसको यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं।